तो एक बड़ी खुशखबरी आई है जो कि है आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पे जो है वैकेंसीज आई हैं, जो कि है 1150 वैकेंसीज टोटल है। अब इसमें जो भी है हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है इसकी, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी चीज़ हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आ जाएंगे आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पे जो कि है idbi.bank.in रिक्रूटमेंट। इस पर हम जाएंगे, सर्च करेंगे। फिर ये जो पहला वेबसाइट है इस पर हम जाएंगे। फिर यहाँ जाने के बाद नीचे अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर पे है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। इस पर हम जाके यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें खुल के मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। तो ये सारे वैकेंसीज है। ये रिक्रूटमेंट किसका है? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और ये ग्रेड ओ का है। मतलब ये देखो आप, ये रहा। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे वैकेंसीज कितनी है, कहाँ कहाँ है। तो जोन अगर हम देखें अहमदाबाद में, तो ये लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी गुजराती है। यहाँ पे सीटें 70 है, वैसे बेंगलुरु में 75 है। यहाँ पे लैंग्वेज आपकी कन्नड़ा चाहिए, यहाँ हिंदी चाहिए। जैसे आप नीचे जाएंगे सब देख सकते हैं वैकेंसीज कहाँ कहाँ कितनी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये 1100 वैकेंसीज हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे टोटल कितना है? 1100 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये 16 जगहों में इसकी वैकेंसी है। अब नीचे अगर जाए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी कितनी है किस स्टेट में। जैसे अहमदाबाद में अगर जनरल की बात करें तो 28 है, एससी की 10, एसटी के साथ, ओबीसी का 18, ईडब्ल्यूएस के साथ, वैसे लेकर 70 हो गए। वैसे आप सारी जगह देख सकते हैं कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, वैसे अगर हम नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद अगर हम बात करें हाँ, यहाँ पे एक मैंडेटरी कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर जोन ऑफ चॉइस एट एनी स्टेज ऑफ हायरिंग प्रोसेस। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय पे जो आपने अपना जोन चूज़ किया है वो वही आपका जोन, अगर आपकी हायरिंग होती है तो वही आपकी जोन होगी, वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। सो अगर हम नीचे देखें, ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ मल्टीपल application only the latest valid completed application will be returned and application fees intimate change paid for the other multiple registration। मतलब अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसी को मान्यता दी जाएगी जो पहले भरा गया है और जिसकी फी पेमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी एज March 1। ठीक है, तो अगर नीचे जाएंगे तो ये दे रखा है कि जो जैम ग्रेड वो जो भी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एसटी के लिए आपको पता है 55% होता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है मिनिमम जो है एज 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम अपना 25 होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर मेंशन किया है कि मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्ली देन March 2, यानी कि March 2 2001 के पहले आप जन्म आपका नहीं होना चाहिए, और March 1 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिमम एज जो है 20 है, मैक्सिमम एज जो है 25 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नीचे अगर हम जाएँ तो ये एक और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो अगर 59.99 है तो वो उसको एज अ 60% ट्रीट नहीं होगा, यानी कि वो आपका 60 से नीचे ही है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं तो। सेम अगर आपका 54.99% है तो उसको 55% नहीं माना जाएगा फॉर एसटी एससी। ठीक है, ओके। अब नीचे जैसे हम आएंगे, नीचे आके हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब कट ऑफ डेट जो है तो छोड़ो इसको, नीचे आएंगे तो ये दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि आज स्टार्ट हुआ है, यानी कि 18 मार्च 19 तक ये चलेगा, 19 मार्च तक ये चलेगा। और इसका टेंटेटिव जो डेट है ऑनलाइन टेस्ट का वो अप्रैल 12 को है मॉर्निंग में। ठीक है, ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे देखेंगे अब यहाँ एक मिनट। तो अगर हम बात करें सैलरीज वगैरह की, तो हम ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस, अगर आप जब ग्रेडो को जब आप ज्वाइन करेंगे, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो आपकी सैलरी जो यानी कि पैसा जो आपको मिलेगा पर ईयर वो कितना होगा 6.14 लाख से 6.5 लाख तक। यानी कि अगर हम बात करें पर मंथ की तो ये 50 से 52 हज़ार के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पे, रिक्रूटमेंट होने के बाद वो परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम पोस्टिंग वगैरह की बात करेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। टर्म जो अपॉइंटमेंट है वो तो बात की बात है, जब आपके सिलेक्शन होता है तो फिर ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, फिर नीचे आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये रहा। अब ये जो है ये बोल रहा है कि तो ऑनलाइन एग्जाम इसका अंडर मतलब क्या क्या आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इसके मतलब सिलेबस के बारे में कह रहा है। तो 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन से आएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 60, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टाइम जो होगा आपको 40 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी वगैरह 60 क्वेश्चन कितने मार्क होंगे 60, यानी कि सब ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और इसमें आपको 25 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 200 मार्क के होंगे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम नीचे चलें तो देखेंगे कि तो इसमें देखेंगे कि
जो पेनल्टी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अगर रॉन्ग आंसर आप करते हैं तो उसकी पेनल्टी कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क आपके काट दिए जाएंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 0.25 यानी कि 1/4 उसका आपको नेगेटिव मार्किंग देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर एग्जाम होने के बाद क्या होगा कि बेस्ड ऑन द वैकेंसीज, मतलब कितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आने के बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा, यानी कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपकी इंटरव्यू होगा उसमें इसने क्लियर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क का होगा, और जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको, उनका जो इंटरव्यू मार्क्स है वो लेस देन 50% नहीं होना चाहिए। और रही बात एसटीएससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट की, सॉरी ओबीसी की, तो उसमें आपको 45% जो मार्क है यानी 45 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, इसने क्लियर लिख रखा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, यानी कि कैटेगरी वाइज आपको जो एज थी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, तो इसमें एज की रिलैक्सेशन क्या है। तो जो शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर जो यानी कि बोल सकते हैं एसटीएससी वाले हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर, यानी कि आप अगर 30 साल के भी हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे अगर दिया जाए कि ओबीसी की अगर हम बात करें, जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं एनसीएल वाले हैं, उनके लिए 3 साल का है, ठीक है। डायबिटीज़ क्या बोलते हैं इसको, पर्सन विथ बेंच मार्क, जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, उनको 10 ईयर का वो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, इसमें मिल रहा है। वैसे आप नीचे भी देख सकते हैं, ये जो रहा, अगर एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री में है तो आपके घर में फादर उधर हो गए तो आपको, सॉरी, ये है एक, हाँ, जो मतलब पहले रह चुके हैं किसी मिलिट्री वगैरह में, तो आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, ठीक है। अगर नीचे जाएँ तो इसमें हम देखेंगे कि नीचे आएँगे तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो जैसे हम जानते हैं, जो कि 8 मार्च को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, 19 मार्च की लास्ट डेट है, यानी कि 19 मार्च तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बिफोर अप्लाई ये कह रहा है कि हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मतलब आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह होना चाहिए, स्कैन फोटो, थंब इम्प्रेशन, रिटन वगैरह ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर नीचे जाएंगे, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स में दिया जाएगा वो भी जो होगा उसमें आपका जो कैपिटल इन कैपिटल लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि आप स्मॉल लेटर में ही डालें, ठीक है। अब नीचे हम आएंगे, जैसे दूसरा एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैंडिडेट टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन, ओनली वन एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आप केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आके हम देखेंगे ये रहा नीचे रीजनल नेक्स्ट लैब, ओके। फिर वो आपको स्टेप सारे लिखे हुए हैं, जितने सारे स्टेप्स हैं कि आईडी प्रूफ, मार्क्सशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो होगा वो आप पेमेंट करेंगे, तब जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट फीस कितना है। तो अगर आप 8 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में डालते हैं, तो अगर एसटीएससी से आप बिलोंग करते हैं, डीडी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका 250 रुपये है, ठीक है। और 1050 रुपये और सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो एसटीएससी वगैरह से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। बैंक ट्रांसफर चार्ज जो अप्लीकेबल होगा वो तो होता ही है। फिर थोड़ा नीचे हम जाके और देखेंगे तो पेमेंट फेलियर वगैरह, ठीक है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब बात करें हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की हम बात करें तो इसमें एज, आप कैसे बताएंगे कि आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें गिवन है कि जो एज के लिए है वो 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है, या फिर जो हमें मिलता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये इनफ है फॉर आपको दिखाने के लिए कि आपकी एज इतनी है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आप अपना जो आप जिस जोन से आप 11th-12th पास किए हैं उसका डोमिसाइल दे सकते हैं, या फिर आप 11th-12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर है तो फिर ऑल सेमेस्टर वाइज, ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो ऑल सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा डिग्री मार्कशीट, एंड डिग्री अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं बाय यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर आपकी जो मार्कशीट है वो सीजीपीए या फिर सीपीआई बेस पे आती है, तो वो आपको जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो उस सीपीआई को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं, तो वो यहाँ पे चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन लेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आपको परसेंटेज में चाहिए, इनको ये परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करके वो यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं अगर आप बोलेंगे तो। अब यहाँ पे बात करें अगर कास्ट यानी कि एसटी ओबीसी वाले को या ईडब्ल्यूएस वाले को, तो इसमें है कि ये लेटेस्ट कास्ट ट्राइब यानी जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें आपका स्टैम्प होना चाहिए, किसका, जो इशू कर रहा है आपका ऑफिसर, उसका स्टैम्प होना चाहिए इस पे, ठीक है। अब बात करें अगर जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, पे स्केल दिखाना पड़ेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती थी वगैरह वगैरह। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक इसमें
आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मतलब कितना परसेंट की आपके पास डिसेबिलिटी है, उसका वैलिड पीरियड एंड साइन एंड स्टाम्प ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसका उस पर स्टाम्प होना चाहिए विद कट ऑफ डेट। ठीक है, अब बात करें फोटो आइडेंटिटी की तो कोई दो चाहिए, पैन कार्ड या पासपोर्ट ले लो या फिर पैन कार्ड अपना आधार कार्ड ले लो, जो इनमें से कोई दो आपको लेने हैं। उसके बाद से अगर हम नीचे जाएँ तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वगैरह आप देख सकते हैं किसका किसका उस पर स्टाम्प होना चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं, तहसीलदार वगैरह जो भी है। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी यहाँ दिया हुआ है, सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम नीचे आएँ तो देखेंगे कि रिजर्वेशन ऑफ एसटी एससी एंड ओबीसी जो भी कैंडिडेट्स हैं वुड बी एक्सटेंडेड एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे देखेंगे कि इधर देखेंगे कि हम जो भी ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है वो उसकी क्राइटेरिया दिया गया कि 8 लाख से नीचे आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए या आपके एकड़ इतना ज़मीन होना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें गिवन है, आप इसको खुद देख सकते हैं। ठीक है, फिर तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो इसमें इंटर लेवल ऑफिसर जॉब है जो कि 1100 वैकेंसी है, 16 जून में इसका जो वैकेंसी है निकली हुई है। इंपॉर्टेंट जो डेट है वो 8 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, चलेगा 19 मार्च तक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हो सकती है 12 अप्रैल मॉर्निंग में। और नीचे अगर हम आएँ तो सैलरी की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कितनी सैलरी है इसकी। उसके नीचे अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था 2 मार्क का था, फिर उसके बाद 200 मार्क का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क का होगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, वेटेज कितना रहेगा, 75% वेटेज ऑनलाइन टेस्ट का है, 25% आपका इंटरव्यू का है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और वो कंप्लीटेड हो 1 मार्च के पहले, तो 26 1 मार्च उसके पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर नॉलेज कैंडिडेट शुड हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल, तो होता ही है सबके पास। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है ये इतने सारे स्टेट जो भी स्टेट वगैरह है इसमें दिया हुआ है, 1100 वैकेंसीज हैं। 20 जोन मतलब सारे जोन में अलग अलग वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके बाद लैंग्वेज रिक्रूटमेंट की मैं बात करूँ तो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो आपके पास 10 सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, जो कि वो बताएगा कि आपको अगर आप यूपी से हैं तो फिर आपको हिंदी का देना पड़ेगा, गुजरात में गुजराती देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पीरियड जो है 1 ईयर की है, परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं आप, अगर अगर आप उसके बाद आफ्टर मतलब 1 ईयर के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे उस बैंक के। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, 10 12 की मार्कशीट चाहिए आपको, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री चाहिए, नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास है तो आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रूफ सर्टिफिकेट जैसे कि आपका 10 12 की मार्कशीट वगैरह हो गई। अब ये दे रहा है अपलोड रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन, जो भी है क्या अपलोड करना है आपको एप्लीकेशन में, तो पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंबनेल एंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देगा, डिक्लेरेशन फॉर्म उसको डालना होगा। ठीक है, और आपकी जो इमेज हो वो क्लियर होनी चाहिए वरना आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद एग्जाम सिक्योरिटी रूल क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सब तो आप जानती हैं सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। आप अपना एप्लीकेशन अच्छे से इसको फिल करें और उसमें आप जो भी जोन सेलेक्ट करें ध्यान सेलेक्ट करें, क्योंकि एक बार जोन सेलेक्ट होने के बाद वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।